प्रिय छात्रों, सोशियोलॉजिकल पैराडाइम के लेक्चर 3 में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। लेक्चर 2 में मैंने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताया था। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के कुल 7 पॉइंट्स हैं, जिसके बारे में केवल मैंने चर्चा की थी। आज मैं सारे पॉइंट्स को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। इसे आप ध्यान से सुनें और समझें। समझने के पश्चात यदि कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये कमेंट करने में आप कोई हिचक न करें। तो चलें हम विषय वस्तु पर। फर्स्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। क्या है सोशियोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस? इसका मतलब है समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसके बारे में सिमिल ने स्पष्ट तौर पर बताया है, और डॉक्टर वॉन वीज ने भी कहा है। तो सिमिल के बारे में पहले समझ लें। सिमिल ने क्या कहा है? लोगों के बीच जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसका हम विश्लेषण और वर्गीकरण अनेक रूपों में कर सकते हैं। सिमिल कहते हैं कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है, उसका विश्लेषण और वर्गीकरण हम अनेक रूपों में कर सकते हैं। जैसे आप यह समझें कि औपचारिक तौर पर समाजशास्त्र का लक्ष्य इस अंतःक्रिया के विविध रूपों का वर्णन है। जो भी अंतःक्रिया होती है, उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, उसी का अध्ययन ये समाजशास्त्र करता है। इसलिए हम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानते हैं। सिमिल ने सोशियोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट साइंस को एक एनालॉजी के द्वारा भी प्रस्तुत किया है। जैसे हम यह सोचें कि हम अपने ज्ञान को, अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। सहज बात है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या हमारे पास जो भी ज्ञान है, उसको एक निश्चित भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। सिमिल ने भी यही कहा है कि भाषा की तरह ही सामाजिक अंतःक्रिया अनेक रूपों में व्यक्त होती है। तो ये सब कहने का मतलब यहाँ यह है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। यह इसका पहला स्वभाव है, पहली प्रकृति है। तो आप कैसे है समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, या आप कैसे कहेंगे? तो आप यह कह सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने विचारों और भावों को, अपने सोच को, अपने ज्ञान को एक भाषा के जरिए व्यक्त करते हैं, उसी तरह से समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। यह मनुष्यों के बीच होने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का विश्लेषण और वर्गीकरण अनेक रूपों में करता है। इसलिए समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। अब थोड़ी हम दूसरे विज्ञानों की तरफ मुड़ते हैं। दूसरे समाज विज्ञान से दर्शन शास्त्र है, राजनीतिक दर्शन है, इतिहास है। ये सब क्या है? ये भी एक सामाजिक विज्ञान है, लेकिन इसकी बहुत सारी शाखाएं भी हैं। तो समाजशास्त्र किसी अन्य विज्ञानों की शाखा नहीं है। यह एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसका अपना अलग अध्ययन क्षेत्र है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी पद्धतियां हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, न कि किसी अन्य विज्ञान का यह सहायक विज्ञान है। दूसरी बात हम चलते हैं कि समाजशास्त्र एक यहाँ देखिए आप
as an independent science, it has its own field of study and boundary and method. समाजशास्त्र की अपनी अलग क्षेत्र है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, इसकी अपनी अलग पद्धति है. अब हम दूसरी ओर मुड़ते हैं. सोशियोलॉजी एज ए साइंस, नॉट ए फिजिकल साइंस. सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, नॉट फिजिकल साइंस. समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है. अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, एज ए सोशल साइंस it concentrates its attention on a man, his social behavior, social activities and social life. समाजशास्त्र का दूसरा स्वभाव या इस विषय की जो दूसरी प्रकृति है वह क्या है? समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है. क्यों है कि समाजशास्त्र अपना ध्यान कहाँ आकर्षित करता है, कहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है? मनुष्य पर करता है, मनुष्यों के व्यवहारों पर करता है, मनुष्य के क्रियाकलापों पर करता है और सामाजिक जीवन पर करता है. इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है. अब हम इसको अधिक व्यापक रूप में चलते हैं. समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामाजिक यथार्थ का तार्किक ज्ञान प्राप्त करता है. अब वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं हम लोग. ये कैसे करते हैं? समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विधि क्यों मानते हैं? समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है. वैज्ञानिक शब्द का बारंबार प्रयोग हो रहा है. किस प्रकार के अध्ययन को हम वैज्ञानिक मानते हैं, यह समझना आवश्यक है. वैसा ज्ञान जिसकी अध्ययन पद्धति ऐसी हो, जिस अध्ययन पद्धति को अपनाकर आप अध्ययन करें, मैं अध्ययन करूं, या समाज के कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति अध्ययन करें, निष्कर्ष सबों का एक ही आएगा. निष्कर्ष क्या आएगा? एक ही आएगा. यदि निष्कर्ष में अंतर आता है तो उसे हम वैज्ञानिक पद्धति नहीं मानेंगे. यह अलग बात है कि नेचुरल साइंस में और सोशल साइंस में जो कंक्लूजन आएगा, जो फाइंडिंग्स आएगा, उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है. क्यों हो सकता है? फिजिक्स को लें, बायोलॉजी को लें, केमिस्ट्री को लें, इन सबों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इनका लेबोरेटरी में करते हैं और उस लेबोरेटरी का इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में है, वो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है. दूसरी तरफ सोशियोलॉजी का लेबोरेटरी क्या है? सोसाइटी है. और सोसाइटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है. सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त, जिसे आप केवल महसूस करते हैं, बिल्कुल देख नहीं सकते. लेकिन नेचुरल साइंस में, फिजिकल साइंस में आप लेबोरेटरी को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ की हर चीज़ों को आप देख सकते हैं. इसलिए समाज विज्ञान में और प्राकृतिक विज्ञान के रिजल्ट में डिफरेंस हो सकता है. समाजशास्त्र क्या है? वैज्ञानिक विधियों द्वारा सामाजिक यथार्थ का तार्किक ज्ञान प्राप्त करता है. इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट, जो सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस भी प्रकार की सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कॉज स्पष्ट है, उसका कारण स्पष्ट है, और उसके परिणाम स्वरूप उसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है. इसलिए हम कहते हैं कार्य कारण संबंधों की व्याख्या के आधार पर सामाजिक प्रघटनाओं, मानव व्यवहारों, मानवीय क्रियाकलापों एवं जीवन का वैज्ञानिक
दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यह विधि क्या है? इसमें हम 4 पॉइंट्स को लेते हैं। आनुभाविकता, सिद्धांत, तीसरा है संचयी ज्ञान, चौथा है मूल्य तटस्थता। आनुभाविकता से क्या मतलब है? कि यह एक वैज्ञानिक विधि है तथा विज्ञान का मूल आधार है। साधारण अर्थ में आनुभाविकता का अर्थ है अनुभवों को समझना। किसी भी घटना को पहले हम अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन के आधार पर ही तथ्यों का संकलन होता है तथा सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से अवलोकन के पश्चात सामाजिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों का संकलन करते हैं। जॉनसन ने भी इस संबंध में कहा है कि अन्वेषण के प्रारंभिक चरण में जब किसी भी विषय की खोज में हम जाते हैं तो पहला जो चरण है वह क्या है? उपकल्पना, हाइपोथेसिस कहते हैं उसको। जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में जाएंगे तो तब हम और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दूसरे लेक्चर में, लेक्चर 2 में भी हमने उपकल्पना, हाइपोथेसिस की बात की थी और फिर यह बात मैं आज कर रहा हूं। जब भी हम कोई अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हाइपोथेसिस का निर्माण करना। उसके पश्चात ही हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तब जाकर के रिसर्च की बात आती है। अब तो ये वैज्ञानिक पद्धति का एक पहलू है, सिद्धांत है। दूसरा है सिद्धांत। सिद्धांत के बारे में मैकइवर ने कॉज एंड इफेक्ट की बात की है। मैकइवर ने इसे थ्योरी ऑफ कॉजेशन शब्द से स्पष्ट किया है कि कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती है, इसलिए उन कारणों को खोजना जरूरी है। उसके पश्चात ही हम किसी भी विषय की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अटकलबाजी के आधार पर हम किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी ज्ञान तर्क सम्मत होना चाहिए, सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। जब हम अनुभव और सिद्धांत के आधार पर चलते हैं तो उसके बाद तीसरा फैक्टर है संचयी ज्ञान। अब यह संचयी ज्ञान क्या है? संचयी ज्ञान का मतलब है कि जब डाटा कलेक्शन करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की चर्चा करते हैं, तो हम भिन्न भिन्न तरह के नए तथ्यों का संकलन करते हैं और उन नए तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है और पुराने जो तथ्य हैं उसका सत्यापन किया जाता है। किसी भी विषय का अध्ययन आप आज कर रहे हैं, उस विषय का अध्ययन पहले भी किया गया होगा। तो पहले जो अध्ययन किया गया है और अभी जो अध्ययन कर रहे हैं, दोनों में हम तुलना करते हैं, तब जाकर के हम सारे तथ्यों का सत्यापन करते हैं। इस प्रकार संचित समाजशास्त्रीय ज्ञान का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। जैसे कि एमल दुर्खिम ने एक आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। जब हम सोशल थिंकर्स की पढ़ाई करेंगे, अगस्त कुम्ट आएंगे, स्पेंसर आएंगे, एमल दुर्खिम आएंगे, कार्ल मार्क्स आएंगे, मैक्स वेबर आएंगे, विल्फ्रेड पैरेटो आएंगे, तो एमल दुर्खिम भी
प्रमुख चिंतक है, सामाजिक चिंतक है, उनकी एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ सुसाइड। तो उसमें उन्होंने बताया है कि एमिल दुर्कहाइम ने आत्महत्या से संबंधित जो प्रचलित सिद्धांत है उसका मूल्यांकन तथा सत्यापन भी किया और अनुभवों के आधार पर, मतलब आनुभाविक पद्धतियों के आधार पर आत्महत्या के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उसमें है इगोइस्टिक थ्योरी है, एनिमिक थ्योरी है। इस तरह से 3 तरह के आत्महत्या के सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने की है। तो वह जो आत्महत्या का सिद्धांत दिया उनका भी खोज है, और इन सारे खोजों का आधार क्या है? ये थ्योरी है, अनुभविकता है, सिद्धांत है, संचयी ज्ञान है। चौथा सिद्धांत है विज्ञान का मूल्य तटस्थता। आपको न्यूट्रल होकर काम करना है, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना है। मूल्य तटस्थता का मतलब है कोई भी अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत मूल्य और पक्षपात सामाजिक अनुसंधान को प्रभावित नहीं करेंगे। स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन जब आप करेंगे तो निष्पक्षता का होना आवश्यक है, और तटस्थ वस्तुनिष्ठ होना भी एक शर्त है, और वह शर्त अनिवार्य है। यदि आप यह काम नहीं करते हैं, आपका जो शोध है वह स्पष्ट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से हम कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज ए साइंस, नॉट ए फिजिकल साइंस। ठीक है, अब हम चलते हैं और एक बात और समझ लें। इसमें एक पॉइंट है, सोशियोलॉजी डील्स विद द सोशल यूनिवर्स। सोशल यूनिवर्स इस डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अदर फिजिकल साइंसेस। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि समाजशास्त्र जो है वह संपूर्ण सामाजिक विश्व की बात करता है। यह खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, भौतिकी, भूगर्भ शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अन्य भी कई फिजिकल साइंसेज हैं, उन सबों से बिल्कुल अलग है। इस बात को आप बिल्कुल ही समझ लें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक क्या है? सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं का तथ्यात्मक अध्ययन करता है। अभी हमने बताया आपको कि अब जो नंबर 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको नेचर कहिए, प्रकृति कहिए, कुछ भी कहिए आप, वह है सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल नॉट ए नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। इसका हिंदी है समाजशास्त्र एक तथ्यात्मक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। इसके बारे में आप समझ लें। अगर लिखने की बात भी आएगी तो आप इसी तरह से लिखें कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों एवं घटनाओं का तथ्यात्मक अध्ययन करता है। यह विषय क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है। सोशियोलॉजी कन्फाइंस itself to statement about what it is, not what it should be or ought to be। अब ये आप समझेंगे ये क्या हुआ? क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए उसका अध्ययन नहीं करता है। अब सामाजिक समस्या के संदर्भ में या सामाजिक घटना के बारे में 2 पंक्ति में पूछ रहा हूं आपसे। बाल विवाह, बाल श्रम, ये सामाजिक समस्या है। तो समाजशास्त्र के द्वारा जब हम अध्ययन करेंगे तो यह अध्ययन करेंगे इस गांव में बाल विवाह की समस्या है। बाल विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी इसका अध्ययन नहीं करना है। तो समाजशास्त्र यह अध्ययन नहीं करेगा कि बाल विवाह होना चाहिए
कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। केवल वह कोई भी समाजशास्त्री किसी गांव में जाते हैं, वहाँ विवाह विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि वहाँ पर बाल विवाह हो रही है। अब ये बाल विवाह होना ना होना, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में अध्ययन नहीं करता है, यह बाद में विश्लेषण का विषय होता है। तो इस रूप में आप समझें सोशियोलॉजी कहाँ पर कन्फाइन करता है कि व्हाट इट इज, क्या है, व्हाट इट शुड बी और ऑट टू बी नहीं, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, इसका भी अध्ययन नहीं करता है। केवल प्लेन अध्ययन करता है कि वहाँ पर बाल विवाह है, वहाँ बाल विवाह की प्रथा है। बाल विवाह की प्रथा एक समस्या है कि समस्या नहीं है, इसके बारे में समाजशास्त्री अध्ययन नहीं करते वहाँ पर। दूसरा पॉइंट है, बट इट डज नॉट मीन दैट सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज यूजलेस एंड सर्व्स नो पर्पस। तो आप स्वाभाविक रूप से आप यह प्रश्न करेंगे या आपसे कोई भी कर सकते हैं, तब तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज यूजलेस, समाजशास्त्री ज्ञान जो है निरर्थक है, इसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि समाजशास्त्र कहता है कि व्हाट इट इज, नॉट व्हाट इट शुड बी। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता है। तो दूसरी ओर यह प्रश्न उठता है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज, समाजशास्त्री ज्ञान निरर्थक है, यूजलेस है, एंड सर्व्स नो पर्पस, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है, ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। दूसरी ओर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि समाजशास्त्रीय ज्ञान अनुपयोगी है या किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। इसका उद्देश्य केवल एक ही है, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र क्या अच्छा क्या बुरा, सही या गलत, नैतिक या अनैतिक जैसी समस्याओं का वर्णन नहीं करता है। जो वास्तविकता है, जो वास्तविक बात है, केवल समाजशास्त्र विषय उसका अध्ययन करता है। इसका मतलब है इट ओनली मीन्स सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन कैन नॉट डील with problems of goods and evil, right and wrong and moral and immoral। इन बातों का से लेना देना उसको नहीं है। ठीक है, केवल वास्तविकता क्या है, समाजशास्त्री जब अध्ययन करते हैं तो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में समाजशास्त्र अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक प्योर साइंस है। सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। समाजशास्त्र एक प्योर साइंस है, न कि अप्लाइड साइंस। अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, ईच प्योर साइंस मे हैव इट्स ओन अप्लाइड फील्ड। जितने भी प्योर साइंस हैं उसका एक अपना अप्लाइड फील्ड भी है। जैसे फिजिक्स इज ए प्योर साइंस एंड इंजीनियरिंग इज इट्स अप्लाइड फील्ड। कहते हैं इंजीनियरिंग साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कोई कहता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कोई कहता है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। वो सारा फिजिक्स पर है, केमिस्ट्री पर है। केमिकल इंजीनियर केमिस्ट्री की पढ़ाई ज़्यादा करता है, तो वो केमिस्ट्री इज ए प्योर साइंस, फिजिक्स इज ए प्योर साइंस। और उससे जुड़ा हुआ जो आपका प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, ये आपका अप्लाइड फील्ड है। उसी प्रकार सोशियोलॉजी एज ए प्योर साइंस हैज इट्स अप्लाइड फील्ड। तो अब ये इसके पहले लोग पूछेंगे आपसे कि सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है तो उसका अप्लाइड फील्ड है या नहीं है? इसका भी अप्लाइड फील्ड है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन,
क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पर डिप्लोमेसी, सोशल वर्क। अब समाजशास्त्र का योगदान प्रशासनिक व्यवस्था में भी है, प्रशासन में भी है, डिप्लोमेसी में भी है, सोशल वर्क जैसे कार्यों में भी है। ये इसका अप्लाइड फील्ड है। आपको ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही, मुझे लग रहा है कि आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, कोई भी प्योर साइंस जो होता है उसका एक अप्लाइड साइंस होता है, अप्लाइड फील्ड होता है। इंजीनियरिंग भी एक कह सकते हैं कि अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड फील्ड या अप्लाइड साइंस है, लेकिन इसका प्योर साइंस कौन है, फिजिक्स है। उसी तरह से सोशियोलॉजी भी एक प्योर साइंस है क्योंकि इसका एक अप्लाइड फील्ड है। ठीक है, अब हम दूसरी ओर चलते हैं जिसमें विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं, सोशियोलॉजी को विज्ञान क्यों मानते हैं। तो इसके बारे में मैं बता दूं, 4 पद्धति है किसी भी विषय को वैज्ञानिक मानने के लिए, या वैज्ञानिक पद्धति क्या है। तो उसके 4 बात आती है। सबसे पहले आती है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, दूसरा आता है परीक्षण, तीसरा आता है ऐतिहासिक, चौथा आता है तुलनात्मक। इसका मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा इसके बाद उसको समझाने के लिए। निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक, तुलनात्मक। अब किसी भी विषय के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम निरीक्षण करते हैं, उस घटना के बारे में फील्ड में जाकर देखते हैं, परखते हैं। उसके बाद उसका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के पश्चात हम उस घटना के पूर्व की बात को भी जानने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात अंत में पूर्व में जो अध्ययन किया गया है उसकी बात को और अभी जो अध्ययन किया गया है उस दोनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। अंत में जाकर हम निष्कर्ष निकालते हैं। और इस पद्धति के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो कहते हैं कि यह एक विशुद्ध विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, इट इज ए प्योर साइंस। तो समाजशास्त्र में भी हम इसी तरह से अध्ययन करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को हम प्योर साइंस बोलते हैं, न कि एक व्यवहारिक विज्ञान बोलते हैं। सोशियोलॉजी इज ए प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। अब हम समाजशास्त्र की 5वीं जो प्रकृति है उसके बारे में बात कर रहा हूं। सोशियोलॉजी is relatively an abstract. Sociology is relatively an abstract science, not a concrete science. अब इसका क्या मतलब हो सकता है, जरा विचार कीजिए आप। इसका हिंदी ये होगा कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है। अमूर्त का मतलब है कि आप समाजशास्त्र के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसको हम देख नहीं सकते। अब परिवार की बात करें, सामाजिक संबंध की बात करें, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करें, सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, तो इसका कोई स्वरूप नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। और महसूस करने वाली चीज़ों को स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन होता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, न कि एक कॉन्क्रीट मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह अमूर्त है। क्यों? क्योंकि इसकी विषय वस्तु सामाजिक संबंध है तथा सामाजिक संबंधों को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता है। सामाजिक संबंध अमूर्त है, अतः समाजशास्त्र भी एक अमूर्त विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्क्रीट ओनली, इट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट। ये देखिए पहला पॉइंट इंग्लिश में लिख दिया है, सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्क्रीट। केवल एक कॉन्क्रीट में वो इंटरेस्ट नहीं रखता है, बल्कि वो क्या करता है, इट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट, मानवीय घटनाओं के बारे में भी अध्ययन करता है। इसलिए क्या है, अमूर्त विज्ञान है।
दूसरी ओर हम चलते हैं, इट इज मोर कंसर्न with the form of human events and their patterns. It is more concerned with the form of human events and their patterns. जो मानवीय घटनाएं घटित होती हैं उसका तरीका क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है. जैसे सोशियोलॉजी इज कंसर्न विथ पर्टिकुलर वार्स एंड रिवॉल्यूशंस, but with war and revolution in general as a social phenomena, as a type of social conflict. अब इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें. समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के स्वरूपों एवं प्रतिमानों का अध्ययन करता है. जैसे उदाहरण स्वरूप हमने लिखा है, समाजशास्त्र किसी खास युद्ध और क्रांति से संबंध नहीं रखता है, बल्कि उस खास युद्ध एवं क्रांति को सामान्य मानते हुए उसे सामाजिक घटना के रूप में सामाजिक संघर्ष का एक प्रकार मानता है. जैसे अभी हमारे इंडिया और पाकिस्तान में शीत युद्ध भी चल रहा है, गोलाबारी भी चल रही है, चाइना के साथ भी वही स्थिति है. तो यह नहीं अध्ययन कर रहा है कि अब जो युद्ध हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हुआ वह हुआ, उसका अध्ययन वह नहीं करता है समाजशास्त्र, बल्कि उसके द्वारा जो सामाजिक संबंध में जो परिवर्तन हुआ, सामाजिक घटनाएं जो घटित हुई और उसके कारण एक सामाजिक संघर्ष की अवस्था हमारे समाज में व्याप्त हो गई, तो वह उसका अध्ययन करता है. बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है. क्या हमने कहा? समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है. तो युद्ध में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट लॉन्चर, बम, मिसाइल, ये सब मूर्त है, जिसको आप देखते हैं. उसके पश्चात, युद्ध के पश्चात जो मानवीय संबंधों में जो परिवर्तन हुआ, सामाजिक में जो परिवर्तन हुआ, या हमारे समाज में, हिंदुस्तान के समाज में या पाकिस्तान के समाज में, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के व्यक्तियों के बीच के संबंध में जो परिवर्तन हुआ, उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है. इसलिए हम कहते हैं समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. Sociology is a generalizing, not a particularistic or individualizing science. समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान. जनरलाइजिंग का मीनिंग है सामान्य विज्ञान. पर्टिकुलराइजिंग और इंडिविजुअलाइजिंग साइंस का मतलब है विशिष्ट विज्ञान. पर्टिकुलर मतलब कोई खास. तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है क्योंकि इसका संबंध समाज तथा सामाजिक घटनाओं से है जो सबों में समान रूप से पाया जाता है. समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है. क्यों है? तो इसका संबंध समाज तथा सामाजिक घटनाओं से है जो सब में समान है. अतः यह एक सामान्य विज्ञान है. अब यह समाज भारत का हो या अमेरिका का, सभी समाजों में मानवीय अंतःक्रियाओं का सिद्धांत सामान्य नियमों पर आधारित होता है, न कि अलग अलग. इसलिए हम सोशियोलॉजी को क्या मानते हैं? एक सामान्य विज्ञान मानते हैं, न कि विशिष्ट विज्ञान मानते हैं. अब हम चलते हैं. इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी. इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो. अब यहां क्या कह रहा है? इट डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी. इट इज नॉट पॉसिबल. समाज में
जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका एक सामान्य अध्ययन किया जाता है। अब भारतीय समाज की बात करें या अमेरिकन समाज की बात करें, हमारे भारत के समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में एक सामान्य अध्ययन होता है। अब यह संभव नहीं है कि भारत के एक विशेष राज्य के विशेष गांव में जाकर अध्ययन करें और केवल उसकी बात को रखें, ऐसा नहीं संभव है। एक सामान्य धारणा हम तैयार करते हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य धारणा विकसित करती है किसी भी घटना के बारे में। जैसे दहेज के क्या कारण हैं, दहेज के कारण जो हत्याएं हो रही हैं, बाल श्रमिकों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कुपोषण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, तो यह भारतीय संदर्भ में अध्ययन करेंगे, न कि भारत के किसी एक गांव के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। अन्य कोई सामाजिक समस्या है, सामाजिक घटनाएं हैं, तो अमेरिकन कंटेक्स्ट में जाएंगे, तो अमेरिकन स्टेट के कंटेक्स्ट में अध्ययन करेंगे, न कि अमेरिका के किसी एक खास गांव, अलग अलग गांव का अध्ययन करेंगे। एक आम धारणा बनती, अध्ययन के पश्चात एक जो आम धारणा बनती है उसके आधार पर ही समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि किसी विशिष्ट विज्ञान है। तो इस तरह से हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक जगह की अलग अलग घटनाओं का अध्ययन संभव भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सोशियोलॉजी इज बोथ ए रैशनल एंड एम्पिरिकल साइंस। ये समाजशास्त्र की प्रकृति का 7वां और आखिरी पॉइंट्स है। इसको जानने के बाद समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में पूरी अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी आप लोगों की। एम्पिरिकल, रैशनल, दो शब्द है यहाँ पर। समाजशास्त्र रैशनल भी है और एम्पिरिकल भी है। रैशनल मतलब हो गया तार्किक है, एम्पिरिकल मतलब अनुभव आश्रित। ये दोनों विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इसमें घटना की तार्किक व्याख्या की जाती है। घटना की तार्किक व्याख्या की जाती है। रैशनलिज्म stresses reason and the result from logical inference। किस पर वो जवाब देती है? रीजन, कारण क्या है, एंड द रिजल्ट फ्रॉम लॉजिकल इन्फरेंस, और जो परिणाम आता है उसका तार्किक प्रभाव क्या है, इसके बारे में समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है, क्योंकि इसमें प्रत्येक घटना की तार्किक व्याख्या की जाती है। साथ ही यह अनुभवों पर आश्रित विज्ञान है। घटनाओं का अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर किया जाता है। घटनाओं का अवलोकन एवं परीक्षण भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्रीय खोज में दोनों का महत्व है। एम्पिरिसिज्म इज एम्फेसिस एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन and experimentation. In sociological inquiry both are significant। फिर से मैं बता रहा हूं कि समाजशास्त्र क्या है? एक तार्किक विज्ञान है, क्योंकि इसमें प्रत्येक घटना की तार्किक व्याख्या की जाती है। साथ ही साथ यह अनुभवों पर भी आश्रित विज्ञान है। घटनाओं का अध्ययन अनुसंधान क्षेत्र में जाकर करते हैं और घटनाओं का अवलोकन परीक्षण भी करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि समाजशास्त्रीय खोज में दोनों का बराबर महत्व है। इसलिए समाजशास्त्र रैशनल भी है और एम्पिरिकल भी है। तो यहाँ पर जाकर के समाजशास्त्र की प्रकृति के सारे बिंदुओं की चर्चा हमने कर दिया है। अब संक्षेप में मैं बता दूं कि समाजशास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या एप्लीकेशंस है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं देता हूँ। समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है,
इसको मैं बिंदुवार बता रहा हूँ। नंबर 1, समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक समाज का निर्माण करता है। सोशियोलॉजी मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। दूसरा है, सोशियोलॉजी स्टडी द रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। समाजशास्त्र व्यक्ति के विकास में संस्था की क्या भूमिका होनी चाहिए उसका अध्ययन समाजशास्त्र करता है और ये इसका इम्पोर्टेंस है। इस क्षेत्र में भी हम समाजशास्त्र का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज एन इंडिस्पेंसेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ सोसाइटी। आप सोचते होंगे कि समाजशास्त्र का उपयोग व्यवहारिक जीवन में क्या होगा, तो यह प्लानिंग में, किसी भी समाज का जब निर्माण करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसको समझते हैं, समाज को समझने का प्रयास करते हैं, उस फील्ड में भी समाजशास्त्र हमें सहयोग प्रदान करता है। समाज को समझने एवं योजना बनाने में समाजशास्त्र का अध्ययन अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। समाजशास्त्र का महत्व जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में समाजशास्त्रीय अध्ययन जो है वह सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू द एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। समाजशास्त्र व्यक्तियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं और मनुष्य के मर्यादाओं का भी अध्ययन करता है। सोशियोलॉजी हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू द एसेंशियल वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। मनुष्य की अपनी गरिमा क्या है, हाँ? मनुष्य में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, मनुष्य का मूल्य, उसमें निहित योग्यता क्या है, उसकी ओर भी समाजशास्त्र हम लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी हैज चेंज आउटलुक विथ रिगार्ड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ क्राइम। अब यहाँ समझे इस चीज को, समाजशास्त्र अपराध जैसी समस्याओं को भी एक नए नजरिए से अध्ययन करता है। जैसे इन दिनों देखिए समाजशास्त्र का क्षेत्र या अध्ययन का जो विस्तार हो गया है, क्रिमिनल सोशियोलॉजी अलग एक सब्जेक्ट हो गया है, पेपर हो गया है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एक अलग पेपर हो गया है। अर्बन सोशियोलॉजी अलग है, रूरल सोशियोलॉजी अलग है। पॉपुलेशन एजुकेशन में डेमोग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है। ये अप्लाइड सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का। इसलिए देखिए सोशियोलॉजी में सोशल इंजीनियरिंग एक अलग विषय आ गया है। तभी हमने कहा था कि फिजिक्स का अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड फील्ड है इंजीनियरिंग। तो सोशियोलॉजी में भी अप्लाइड फील्ड इसका सोशल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है, क्रिमिनल सोशियोलॉजी है, डेमोग्राफी है। तो आगे चल करके जब और विस्तार में जाएंगे तब उसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट के रूप में ये एमए वाले को पढ़ना पड़ता है। सोशल पैथोलॉजी अलग है। तो मेरा यहाँ स्पष्ट करने का मतलब है कि ये आप समझ लें कि समाजशास्त्र का महत्व क्या है व्यवहारिक जीवन में। इन दिनों आजकल सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसमें सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। किसी भी सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सोशल इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी हैज मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द इनरिच ह्यूमन कल्चर। अब मानवीय संस्कृति, मानव की जो संस्कृति है उसको समृद्ध बनाने में समाजशास्त्र की अहम भूमिका है, उसकी अहम योगदान है। समाजशास्त्र के द्वारा ही हम भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति या हम लोग अपनी पुरानी संस्कृतियों का भी अध्ययन करते हैं, जो वर्तमान में हमारी संस्कृति को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद समाजशास्त्र एक व्यावसायिक विषय भी हो गया है। एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में हम समाजशास्त्र को मान रहे हैं। कैसे? जब फॉरेन रिलेशन की बात आती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को दूर करने की बात आती है, तो वहाँ पर सोशियोलॉजिस्ट
को अपॉइंट किया जाता है, दोनों देशों के बीच जो मतांतर होते हैं उसको दूर करने का प्रयास एक सोशलॉजिस्ट करता है। अभी देखिएगा काउंसलर की बात आ रही है। अभी कोरोना का काल है, कोरोना काल में कहते हैं काउंसलिंग होना चाहिए, कोरोना जो पेशेंट है उसका काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग करने से क्या होता है, उसमें एक मोटिवेशन होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने का काम, उसको प्रेरणा देने का काम एक काउंसलर करता है, जो एक सोशियोलॉजिस्ट होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है। HIV एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उसके लिए भी काउंसलर अपॉइंट किया जाता है, जिसको कि आप जिसमें सोशियोलॉजी विषय से जो अध्ययन करते हैं, जो सोशियोलॉजी के छात्र हैं, जिसने MA PhD किया है, कुछ रिसर्च वर्क किया है, वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति एक काउंसलर के रूप में भी किया जाता है। इस तरह से समाजशास्त्र एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में भी इन दिनों काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चात हम आपको समाजशास्त्र के फील्ड क्या क्या हैं उसका हम जिक्र करते हैं। जैसे देखिए आप, समाजशास्त्र में दो अप्रोच है। वो अप्रोच क्या है वो आप समझें इस चीज़ को, कि इसको हम बोलते हैं स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी थोड़ा स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब ये है कि दो तरह के स्कूल हैं। तो समाजशास्त्रियों के बीच में भी कुछ मतांतर है सोशियोलॉजी के स्कूल्स को लेकर के। इसमें मोटा मोटी जो इसको बांटा गया है, एक को कहते हैं फॉर्मल स्कूल, एक को कहते हैं सिंथेटिक स्कूल। अब देखिए यहाँ पर सिंथेटिक स्कूल क्या है, फॉर्मलिस्टिक स्कूल क्या है, इसको भी आप समझें। फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इसका हिंदी होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसमें सिमेल का नाम आपको नजर आ रहा है, मैक्स वेबर का नाम नजर आ रहा है, टॉनीज का नाम नजर आ रहा है, स्मॉल का नाम नजर आ रहा है। अब किसे हम फॉर्मल स्कूल कहेंगे, इसको समझें। फॉर्मल स्कूल या फॉर्मलिस्टिक स्कूल है, इस संप्रदाय के प्रमुख जो प्रवर्तक हैं उसमें प्रोमिनेंट जो हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो हैं, वह जॉर्ज सिमेल हैं। कौन है ये? जर्मन समाजशास्त्री हैं जॉर्ज सिमेल। इसके अतिरिक्त टॉनीज भी हैं, स्मॉल भी हैं, मैक्स वेबर भी हैं। एक और आप नाम जान लें, वीरकांत, वॉनवीज। ये सब जो हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब इसमें यह समझना आवश्यक है कि फॉर्मल स्कूल किसे कहेंगे। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य समाज विज्ञानों की भांति समाज शास्त्र भी एक विशेष तथा स्वतंत्र विज्ञान है। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय कहिए या फॉर्मलिस्टिक स्कूल कहिए, इसके जो प्रवर्तक हैं उनका मानना है कि समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान है, स्पेशल साइंस है और इंडिपेंडेंट साइंस है। नेचर में भी हम लोगों ने पढ़ा सोशियोलॉजी स्पेशल साइंस, इंडिपेंडेंट साइंस। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन न करके केवल संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, ऐसा मानना है फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों का। कि सभी प्रकार के मानवीय संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाए, बल्कि संबंधों में जो उसका विशिष्ट स्वरूप है उसी का हम अध्ययन करेंगे। अर्थात अध्ययन सीमित अथवा विशिष्ट होनी चाहिए। अध्ययन कैसी होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए। इस संदर्भ में टॉनीज ने कहा है कि
कि विशिष्ट अथवा विशुद्ध समाज शास्त्र में सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का मिश्रण नहीं होगा और न ही उनके नियम का यहाँ पर लागू करेंगे, न ही उनके नियमों को हम लागू करेंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु का मिश्रण नहीं होगा और न ही उनके नियम यहाँ पर लागू होंगे। वानवीज ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप से जुड़ा हुआ बताया है। उन्होंने भी सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का वर्णन किया है। इस तरह से स्पष्ट है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल में सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन ही फॉर्मलिस्टिक स्कूल वालों का एक अप्रोच है। इस संप्रदाय की भी आलोचना की गई है। ऐसा नहीं है कि सभी विद्वानों ने इनकी बातों को हूबहू मान लिया है। इनके आलोचक में फिशर का कहना है, इन्होंने कहा है कि इन्हें समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना अधिक उचित होगा। फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में इन्होंने कहा है, फिशर ने कहा है कि इन लोगों को समाजशास्त्री नहीं बल्कि सामाजिक दार्शनिक कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयास नहीं किया है। इसी तरह से इस संप्रदाय की आलोचना सोरोकिन ने भी की है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, दूसरा स्कूल है सिंथेटिक स्कूल। दूसरा स्कूल है सिंथेटिक स्कूल। समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक हैं उनका नाम है सोरोकिन, हॉबहाउस, जिन्सबर्ग तथा दुर्खिम। अब देखिए यहाँ पर है सिंथेटिक स्कूल, इसके मेन प्रोपाउंडर हैं दुर्खिम बोलिए, जिन्सबर्ग बोलिए, कार्ल मालहिम बोलिए, जेवी मैकी बोलिए। अब यहाँ हॉबहाउस का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हॉबहाउस भी सिंथेटिक स्कूल में आते हैं। इस तरह के संप्रदाय में आने वाले विद्वानों की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जिस तरह से फॉर्मलिस्टिक स्कूल में समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान माना गया है क्योंकि यह विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, किंतु ठीक विपरीत समन्वयात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं उनका कहना है समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान न होकर एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि यह संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः समाजशास्त्र का विषय भी क्या होना चाहिए? विषय क्षेत्र सामान्य होना चाहिए। सभी विज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए इसे सामान्य विज्ञान ही माना जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों अथवा इनके सामान्य तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना समाजशास्त्र का कार्य है। मैं इस रूप में बता रहा हूं ताकि आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं आसानी से। इस बात को समझें आप फिर से। स्वरूपात्मक संप्रदाय में कहा गया है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है, इसलिए एक विशेष विज्ञान है। दूसरी ओर समन्वयात्मक संप्रदाय में कहा गया है यह एक सामान्य विज्ञान है। जिस तरह से अन्य विज्ञान सामान्य विज्ञान है, उसी तरह से समाजशास्त्र भी एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि इसका विषय क्षेत्र भी सामान्य है। सभी विज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं,
सभी विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक संबंध है अथवा इनमें सामान्य तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना समाजशास्त्र का कार्य है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, सोशियोलॉजी जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उसके पूर्व समाजशास्त्र के उद्विकास के बारे में हिस्ट्री की भी बात की थी। उस काल में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव समाज पर पड़ा। और उसके पश्चात जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन हुआ, उन होने वाले परिवर्तनों के बारे में कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं था जो परिवर्तन के पश्चात क्या होगा, समाज का क्या होगा, समाज का स्वरूप क्या होगा, इसका अध्ययन कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं कर रहा था। उसी को देखते हुए समाज में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, कुव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसे देखकर उससे प्रेरित होकर अगस्त कुम्ट ने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो किसी भी सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक स्वरूपों का एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। तो उसका भी संबंध इतिहास से है, अर्थशास्त्र से है, दर्शन शास्त्र से है। कुम्ट ने, जब आप अगस्त कुम्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ यह स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने मनुष्य के ज्ञान को लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में बांटा है। शुरू में मनुष्य जो कोई भी प्राकृतिक घटना देखता था उसे वह अलौकिक मानता था। बाद में कुछ तर्क की बात आई, कुछ तार्किक बुद्धि मनुष्य में विकसित हुई। उसके बाद प्रत्येक घटना को वैज्ञानिक तरीकों से सिद्ध करने का प्रयास किया, वैज्ञानिक तरीकों से समझने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पर समन्वयात्मक या सिंथेटिक स्कूल के जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, उनका कहना है कि सभी प्रकार के सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक संबंध है, अतः इनके सामान्य तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का कार्य है। इस संदर्भ में मैकावर ने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी अभिरुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनैतिक अथवा धार्मिक है, बल्कि इस कारण कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। तो यहाँ पर आकर हम सिंथेटिक स्कूल समाप्त करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों संप्रदाय, समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक, एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक हैं। समाज जैसी जटिल व्यवस्था में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर मैं समाजशास्त्र के स्कूल को समाप्त करता हूं। अब हम समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र का अध्ययन कर लिया, उसकी प्रकृति का अध्ययन कर लिया। अब संक्षेप में मैं बता दूं, समाजशास्त्र विषय का संबंध अन्य सामाजिक विज्ञानों से है। समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र से भी है, राजनीति विज्ञान से भी है, इतिहास से भी है, मनोविज्ञान से भी है, सामाजिक मानव विज्ञान से भी है। इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ आपको बताया है। अंततः मैं इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि समाजशास्त्र का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसका एप्लीकेशन एजुकेशन और रिसर्च फील्ड में हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है, ट्रेड बिजनेस में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, पॉपुलेशन प्लानिंग में कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर में कर सकते हैं, सोशल पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं। एजुकेशन रिसर्च, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है तो समाजशास्त्रीय अध्ययन करना आवश्यक है। किसी के क्षेत्र में काम करना है तो अवेयरनेस प्रोग्राम लाना है, नई बीज का आविष्कार होता है, खेती हम कैसे करें, खाद की मात्रा कैसे डालें, तो किसानों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है।
इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में होने वाले जो बहुत सारे छोटे छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए हम सोशियोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई भी व्यापार करें, व्यवसाय करें, किसी भी तरह का, वहाँ भी सोशियोलॉजी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में करते हैं, पॉपुलेशन प्लानिंग कैसे करेंगे उसमें कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर, समाज का कल्याण कैसे होगा उसमें कर सकते हैं, सामाजिक नीति कैसे सरकार बनाएगी, प्लानिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम कैसे चलेगा, इन सभी क्षेत्रों में आप समाजशास्त्र का एप्लीकेशन देखते हैं और हम देख भी रहे हैं। आज जितने भी सामाजिक प्रोग्राम गवर्नमेंट की ओर से चलाए जा रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, वेलफेयर सेक्टर हो, सबों में एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट रहते हैं जिसको कि प्लानिंग कमीशन अपने अंतर्गत रखता है। जितने भी नीति निर्धारक तत्व हैं सबों में एक न एक प्लानर होता है जो सभी विषयों से जुड़ा होता है, चाहे वो समाजशास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, भौगोलिक वेत्ता हो या मनोवैज्ञानिक ही क्यों न हो। तो उसी तरह से हम सोशियोलॉजी का फील्ड जो है उसका एप्लीकेशन हम हर क्षेत्रों में देखते हैं। यदि कोई आप लोगों में से समाजशास्त्र विषय को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समाजशास्त्र बहुत ही अच्छा विषय है, आप इसे आगे लेकर बहुत अपनी ऊंची छलांग मार सकते हैं। अब मैं आप लोगों से अपने इस थर्ड लेक्चर का क्लास जो है थोड़ा लंबा हो गया है, ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त है। नेक्स्ट लेक्चर 4 में मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए सवालों को उठाऊंगा, प्रश्न मैं दूंगा, प्रश्न का उत्तर ही बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं दूंगा, उसका आंसर ही बताऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस +2 में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे प्रश्न 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, ये करीब मैं 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। उसमें मैं सीधा आपको बताऊंगा इसका आंसर कैसे आप लिखेंगे, आंसर कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है, सारा पॉइंट्स वाइज मैं आपको बताऊंगा और डिटेल्स आप स्वयं लिखें। मैं जो बताऊंगा आप मेरा भी सहारा लें, पुस्तक भी पढ़ें आप, और उसके पश्चात एक आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा। ऐसा है कि आप सब भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मेरी बातों को सुनकर, मेरे लेक्चर को सुनकर कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा, कुछ न कुछ फ़ायदा तो हुआ ही होगा। पुस्तक भी पढ़ेंगे, उसके बाद मैं प्रत्येक क्वेश्चन पर जो आंसर दूंगा, जो आंसर मैं बताऊंगा, उसका भी आप सहारा लेंगे। इन सबों को आप समेकित करके, सिंथेसाइज करके आप एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। और जब आप आंसर तैयार कर लें तो आपको ये होगा मन में कि मेरा आंसर कितना सही है, कितना गलत है। इसको आप कैसे मुझे बताएंगे, या पहले आप कमेंट्स मुझे लिख कर दें कि हमने आंसर लिखा है, इसे चेक करना है, तो उसका भी उपाय मैं कर लूँगा। तो पुनः मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लेक्चर 4 में आपको सारा कुछ क्वेश्चन आंसर मैं बता दूं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलेंगे। आज इतना ही, पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।